एक आदमी अपने ऑफिस के फ्लोर पर बैठा है। उसकी कंपनी के 3 रॉकेट लॉन्चेस फेल हो चुके हैं। उसकी दूसरी कंपनी टेस्ला भी बैंकरप्सी के कगार पे है। उसका डाइवोर्स हो चुका है। उसके पास घर का रेंट देने तक के पैसे नहीं बचे और दुनिया उस पर हंस रही है। कोई उसे जीनियस नहीं बोल रहा, कोई उसे विजनरी नहीं बोल रहा। सब बोल रहे हैं दिस गाय इज क्रेजी। लेकिन आज वही आदमी दुनिया का पहला ट्रिलियनर बन चुका है। उसकी कंपनीज की वैल्यूएशन कई कंट्रीज की जीडीपी से भी ज्यादा है। उसका नाम है एलन मस्क। लेकिन ये वीडियो एलन मस्क की तारीफ करने के लिए नहीं है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एलन मस्क ट्रिलियनर कैसे बना। क्या वो सिर्फ लकी था? क्या स्पेसएक्स की वैल्यूएशन जस्टिफाइड है? क्या स्टारलिंक और मार्स मिशन सच में ट्रिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटीज हैं? और क्या एलन मस्क हिस्ट्री का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनने वाला है? आज हम एलन मस्क की लाइफ नहीं, उसकी वेल्थ क्रिएशन मशीन को डीकोड करेंगे। क्योंकि अगर आप समझ गए कि एलन मस्क ने ट्रिलियन डॉलर्स कैसे बनाए, तो आप बिजनेस को एक कंप्लीटली नए पर्सपेक्टिव से देखोगे। एलन मस्क का जन्म 1971 में साउथ अफ्रीका में हुआ। बहुत से लोगों को लगता है कि एलन मस्क किसी बिलियनर फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन नहीं, वो पुअर भी नहीं था और अल्ट्रा रिच भी नहीं था। एलन खुद अपनी फैमिली बैकग्राउंड को अपर मिडिल क्लास बोलता है। लेकिन एक चीज थी जो उसे अलग बनाती थी, बुक्स। उसको बुक्स से ऑब्सेशन था। दूसरे बच्चे फुटबॉल खेलते थे, एलन बुक्स पढ़ता था। साइंस, फिक्शन, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, हिस्ट्री, फिलोसफी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो एक दिन में 8 से 10 घंटे तक बुक्स पढ़ता था और इसी ऑब्सेशन ने उसके दिमाग को कंप्लीटली डिफरेंट बना दिया। 12 साल की एज में उसने एक वीडियो गेम बनाई, ब्लास्टर, और उस गेम को बेचकर उसने लगभग $500 कमाए। 12 साल की एज, थिंक अबाउट दैट। जब हम 12 साल में वीडियो गेम्स खेलते थे, वहां एलन वीडियो गेम्स बेच रहा था। 17 साल की एज में एलन साउथ अफ्रीका छोड़कर कनाडा चला गया। उसके पास कोई बिलियनर पेरेंट्स नहीं थे, कोई प्राइवेट जेट नहीं था, कोई ह्यूज इनहेरिटेंस नहीं थी। उसके पास था एक बैकपैक, स्टूडेंट लोन्स और एक ड्रीम। बाद में वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया गया। वहां पर उसने 2 सब्जेक्ट पढ़े, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स। ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर है। फिजिक्स सिखाता है हाउ द यूनिवर्स वर्क्स, इकोनॉमिक्स सिखाता है हाउ द मनी वर्क्स। और जब आप इन दोनों को कंबाइन कर देते हो, तो आप फ्यूचर बिल्ड कर सकते हो। एलन को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी मिल गई। सिर्फ 2 दिन बाद उसने कॉलेज छोड़ दिया। इमेजिन, स्टैनफोर्ड, पीएचडी, से फ्यूचर, और बंदा बोलता है नहीं करनी, क्योंकि उसको लग रहा था कि इंटरनेट की दुनिया चेंज होने वाली है और वो उस ट्रेन को मिस नहीं करना चाहता था। उसने अपनी पहली कंपनी स्टार्ट की, जिप2। आज के टाइम में इसे गूगल मैप्स और येलो पेजेस का मिक्सर बोल सकते हैं। उस वक्त बिजनेसेस ऑनलाइन नहीं थे, इंटरनेट नया था और एलन एक डिजिटल डायरेक्टरी बनाना चाहता था। कंपनी स्ट्रगल कर रही थी। कभी एलन ऑफिस में सोता था, कभी वाईएमसीए में नहाता था। लेकिन 4 साल बाद कॉम्पैक्ट ने कंपनी को बाय कर लिया। कीमत $307 मिलियन। एलन का शेयर अप्रोक्सीमेटली $22 मिलियन। 27 साल की उम्र में बंदा मल्टी मिलियनर बन गया। और यहाँ पे नॉर्मल लोग रिटायर हो जाते हैं, लेकिन एलन मस्क नॉर्मल नहीं था। एलन ने X.com स्टार्ट किया, एक ऑनलाइन बैंक। आज ऑनलाइन पेमेंट्स नॉर्मल लगती हैं, लेकिन उस वक्त लोग इंटरनेट पे कार्ड डिटेल देने से डरते थे। लेकिन एलन फ्यूचर देख रहा था। बाद में X.com मर्ज हुई कॉन्फिनिटी के साथ और फिर बना पेपॉल। 2002 में ईबे ने पेपॉल को खरीदा। डील वैल्यू $1.5 बिलियन। एलन मस्क के पास आए अप्रोक्सीमेटली $180 मिलियन। अब एलन ऑफिशियली रिच हो चुका था और यहीं से उसकी एक्चुअल स्टोरी शुरू होती है। एलन के पास अब पैसे थे। अब वो चाहता तो प्राइवेट आइलैंड ले लेता, रिटायरमेंट ले लेता, बिलियनर लाइफस्टाइल जीता। लेकिन उसने 3 कंपनीज में पैसे डाल दिए, टेस्ला, सोलर सिटी और स्पेसएक्स। सब लोग बोल रहे थे पागल हो गया है, क्योंकि रॉकेट्स बनाना गवर्नमेंट्स का काम था, प्राइवेट कंपनीज का नहीं। लेकिन एलन का ड्रीम अलग था। उसका ड्रीम था ह्यूमैनिटी को मल्टी प्लैनेटरी बनाना। एलन मस्क रशिया गया। उसने सोचा सेकंड हैंड रॉकेट्स खरीद लेगा। रशियंस ने उसका मजाक उड़ाया। मीटिंग के बाद एलन प्लेन में बैठा, स्प्रेडशीट खोली और कैलकुलेशन की। उसे समझ आया रॉकेट बनाना इतना एक्सपेंसिव होना ही नहीं चाहिए। और उसी दिन उसने डिसाइड किया, आई विल बिल्ड माई ओन रॉकेट्स। स्पेसएक्स वाज बॉर्न। एलन ने लगभग $100 मिलियन अपनी पॉकेट से इन्वेस्ट किए। विदाउट एरोस्पेस डिग्री, विदाउट रॉकेट एक्सपीरियंस, विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट, प्योर मैडनेस।
तीन रॉकेट लॉन्चेस फेल, टेस्ला डाइंग, मनी फिनिश्ड, डेवोस, मीडिया अटैकिंग हिम। स्पेसएक्स का फोर्थ लॉन्च बचा था। अगर ये फेल होता तो आज स्पेसएक्स एग्जिस्ट ही नहीं करती। 28 सितंबर 2008, फैल्कन 1 फाइनली रीचेस ऑर्बिट। हिस्ट्री क्रिएटेड। प्राइवेट कंपनी लिक्विड फ्यूल रॉकेट सक्सेसफुली रीच ऑर्बिट और उसके कुछ ही टाइम बाद नासा ने स्पेसएक्स को दिया $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी बच गई, एलन मस्क बच गया। स्पेसएक्स सिर्फ रॉकेट कंपनी नहीं है, इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग फिलॉसफी। बाकी कंपनीज पार्ट्स आउटसोर्स करती हैं, लेकिन स्पेसएक्स सब कुछ इन हाउस बनाती है। इंजन, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, चिप्स, मैन्युफैक्चरिंग, अप्रोक्सीमेटली 85% कंपोनेंट्स इन हाउस। इसका रिजल्ट मैसिव कॉस्ट रिडक्शन। कंपेटिटर्स लॉन्च करते हैं 150 to 200 मिलियन डॉलर्स, लेकिन स्पेसएक्स का फैल्कन 9 अप्रोक्सीमेटली $67 मिलियन। गेम ओवर। इमेजिन करो, दिल्ली से मुंबई फ्लाइट गई, लैंडिंग के बाद प्लेन को फेंक दिया गया। पागलपन लग रहा है? यही रॉकेट इंडस्ट्री करती थी। एक लॉन्च, फिर रॉकेट डिस्ट्रॉय। एलन ने पूछा, व्हाई? फैल्कन 9 बूस्टर सक्सेसफुली लैंडेड। इंडस्ट्री चेंज फॉरएवर। आज एक बूस्टर 20 बार से ज्यादा फ्लाई कर सकता है। दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंजीनियरिंग अचीवमेंट्स ऑफ द सेंचुरी। स्टारशिप 150 टन्स पेलोड, 99% रीयूजेबल, ऑलमोस्ट एयरक्राफ्ट लाइक इकोनॉमिक्स। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो स्पेस ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कोलैप्स हो जाएगा और यहीं से $1 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटीज शुरू होती हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि स्पेसएक्स रॉकेट से पैसा बनाता है। गलत। फ्यूचर मनी मशीन है स्टारलिंक। सैटेलाइट इंटरनेट, नो केबल्स, नो टावर्स, इंटरनेट डायरेक्टली फ्रॉम स्पेस। आज स्टारलिंक के मिलियंस ऑफ पेइंग सब्सक्राइबर्स हैं और हर महीने रेकरिंग रेवेन्यू आता है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इन्वेस्टर्स लव। रेकरिंग कैश फ्लो। चीप रॉकेट्स मतलब मोर लॉन्चेस मतलब मोर रेवेन्यू मतलब मोर सैटेलाइट्स मतलब मोर स्टारलिंक यूजर्स और उसका मतलब मोर कैश, मोर स्टारशिप डेवलपमेंट, इवन चीपर लॉन्चेस। दिस इज अ सेल्फ इन्फोर्सिंग मशीन। आज की दुनिया एआई रेवोल्यूशन के बारे में बात कर रही है, लेकिन इस रेवोल्यूशन के पीछे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम छुपी हुई है, कंप्यूटिंग पावर। एआई मॉडल्स को ट्रेन करने और चलाने के लिए मैसिव डाटा सेंटर्स चाहिए होते हैं। डाटा सेंटर्स को एनॉर्मस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है और जितनी ज्यादा पावर यूज होती है उतनी ही ज्यादा हीट जनरेट होती है। उस हीट को कंट्रोल करने के लिए कूलिंग सिस्टम्स चाहिए और कूलिंग के लिए बहुत सारा पानी और रिसोर्सेज लगते हैं। प्रॉब्लम यह है कि अर्थ के पास एनर्जी, लैंड और वाटर के रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है। इसलिए कुछ एक्सपर्ट्स और कंपनीज एक फ्यूचरिस्टिक आइडिया पर काम कर रहे हैं, ऑर्बिटल कंप्यूटिंग। सोचिए, अगर फ्यूचर में डाटा सेंटर्स को स्पेस में इंस्टॉल कर दिया जाए तो उन्हें 24/7 अनइंटरप्टेड सोलर एनर्जी मिल सकती है। नेचुरल कोल्ड एनवायरनमेंट की वजह से कूलिंग का प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो सकता है और ह्यूमैनिटी के पास वर्चुअली अनलिमिटेड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का ऑप्शन होगा। आज ये आइडिया साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन एक टाइम पर रीयूजेबल रॉकेट्स भी लोगों को पागलपन लगता था। टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री बताती है कि आज का इम्पॉसिबल आइडिया कल की $1 बिलियन इंडस्ट्री बन सकता है। आज इन्वेस्टर्स स्पेसएक्स को उस कंपनी के बेसिस पर वैल्यू नहीं कर रहे जो वो आज है, बल्कि उस कंपनी के बेसिस पर वैल्यू कर रहे हैं जो वो अगले 10-20 सालों में बन सकती है। उनके लिए स्पेसएक्स सिर्फ एक रॉकेट कंपनी नहीं है, वो एक फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो पूरी दुनिया को सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट दे सकती है, मार्स पर इकोनॉमी क्रिएट कर सकती है, स्पेस ट्रांसपोर्टेशन का बैकबोन बन सकती है, सैटेलाइट्स मैन्युफैक्चर कर सकती है, ऑर्बिटल कंप्यूटिंग और डाटा सेंटर्स डेवलप कर सकती है और डिफेंस और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में भी मैसिव रोल प्ले कर सकती है। इन्वेस्टर्स का मानना है कि अगर इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटीज रियलिटी में बदल गई तो स्पेसएक्स की वैल्यू आज के नंबर से कई गुना ज्यादा हो सकती है। इसलिए वो करंट रेवेन्यू और प्रॉफिट्स को नहीं, बल्कि फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल को प्राइस कर रहे हैं। सिंपल वर्ड्स में, इन्वेस्टर्स स्पेसएक्स में उसके प्रेजेंट के लिए नहीं, बल्कि उस फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं जो दुनिया को फंडामेंटली चेंज कर सकता है। लेकिन इस स्टोरी की एक दूसरी साइड भी है। दुनिया के सबसे रिस्पेक्टेड वैल्यूएशन एक्सपर्ट्स में से एक अश्वथ दामोदरन मानते हैं
कि स्पेसएक्स की वैल्यूएशन शायद रियलिटी से काफी आगे निकल चुकी है। उनका एक सिंपल प्रिंसिपल है, ग्रेट कंपनी और ग्रेट इन्वेस्टमेंट दोनों अलग चीजें हैं। कोई कंपनी टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और विजन के मामले में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकती है, लेकिन अगर इन्वेस्टर्स उसके फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा प्राइस पे करने लगते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव नहीं रहती। हिस्ट्री में कई ऐसी अमेजिंग कंपनीज रही हैं जिनके बिजनेसेस तो सक्सेसफुल थे, लेकिन उनके स्टॉक्स ने इन्वेस्टर्स को डिसअपॉइंटिंग रिटर्न दिए क्योंकि उनकी वैल्यूएशन पहले ही बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड थी। इसलिए एक इंपॉर्टेंट लेसन ये भी है, कभी भी किसी कंपनी की क्वालिटी को उसकी वैल्यूएशन के साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। एक बिजनेस अमेजिंग हो सकता है, लेकिन अगर उसकी प्राइस उसके फ्यूचर से भी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक अजम्पशंस पर बेस्ड हो तो वो इन्वेस्टमेंट रिस्की बन सकती है। तो दोस्तों, एलन मस्क ट्रिलियनेयर इसलिए नहीं बने क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक सक्सेसफुल कंपनी खड़ी की। वो ट्रिलियनेयर इसलिए बने क्योंकि उन्होंने पूरे इकोसिस्टम्स क्रिएट किए। उन्होंने कभी भी सिर्फ ट्रेंड्स को फॉलो नहीं किया, बल्कि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की जिनको दुनिया इम्पॉसिबल मानती थी। जब लोग अगले क्वार्टर के प्रॉफिट्स के बारे में सोच रहे थे, तब मस्क अगले 20-30 सालों की दुनिया इमेजिन कर रहे थे। उन्होंने अपनी लाइफ को कंफर्ट के हिसाब से ऑप्टिमाइज नहीं किया, बल्कि इम्पैक्ट के हिसाब से किया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने बार बार खुद पर ऑल इन बेट लगाया। जिप2 से शुरुआत की, फिर पेपाल, उसके बाद टेस्ला, स्पेसएक्स और स्टारलिंक। हर बार उन्होंने अपनी रेपुटेशन, पैसा और फ्यूचर को रिस्क पर लगाया। कई बार वो बैंकरप्सी के बिल्कुल करीब पहुंच गए, लेकिन हर बार उन्होंने एक और इम्पॉसिबल बेट लिया। इसी माइंडसेट ने उन्हें दुनिया का पहला ट्रिलियनेयर बनाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या स्पेसएक्स अपनी मैसिव वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर पाएगा? क्या इंसान सच में मार्स पर कॉलोनीज बनाएगा? क्या ऑर्बिटल कंप्यूटिंग और स्पेस बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर रियलिटी बनेंगे? इन सवालों का जवाब आज किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है, चाहे आप एलन मस्क को पसंद करें या नफरत करें, उन्होंने टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस एक्सप्लोरेशन और ह्यूमैनिटी के फ्यूचर को हमेशा के लिए बदल दिया है। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।